राम राम सभी को। मैं नीतीश मलिक ऑन स्टडी हब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यूएई और सऊदी अरबिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया हूती विद्रोहियों ने। तो हूती विद्रोहियों ने जो यूएई पे मिसाइल दागे थे वो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए। जो यूएई अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है। थर्ड मतलब ट्रिमिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। और जो लॉकहीड मार्टिन है उन्होंने यह सिस्टम सऊदी अरेबिया को भी बेचा है। तो यूएस ने दोनों देशों में इंस्टॉल करवा रखा है, यूएई में भी और सऊदी अरेबिया में भी। तो यूएई वाले जो थर्ड की यूनिट है उसने सक्सेसफुली दो मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। वो लैंड पर नहीं आ सके, लेकिन जो सऊदी अरेबिया में है वहाँ पे थर्ड सिस्टम की यूनिट थोड़ी सी फेल साबित हो गई है और वहाँ पे उसमें काफ़ी इंजरी हुई है। अभी तो ये पता चल रहा है कि दो लोगों की उसमें इंजरी हुई है, वो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से सऊदी अरेबिया में। लेकिन यूएई में कोई भी वो नहीं हो पाई है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो यूएई में थार ने काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम किया है, ट्रिमिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में फेलियर साबित हो गया है। तो वैसे बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बहुत कम टेक्नोलॉजी है। जैसे इंडिया ने भी अब S-400 जो रसिया से ली थी, और इसराइल का आयरन डोम है वहाँ पे इसराइल में, जो उन्होंने खुद ही विकसित किया अपने देश में। और थर्ड मैंने आपको बता ही दिया, यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। तो ये कुछ ही सिस्टम हैं जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और जो सऊदी अरेबिया में थर्ड फेल साबित हुआ है, अब सऊदी अरेबिया हो सकता है इसराइल से शायद इजराइल का आयरन डोम खरीदे, या वो रसिया से तो नहीं खरीदेगा सऊदी अरेबिया S-400, क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में वो S-400 रसिया से नहीं खरीदेगा। हो सकता है अमेरिका ही इसको एक अपॉर्चुनिटी देखकर कुछ अलग से इनके लिए स्पेशल डेवलप करके इनको बेचे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए तो ये एक अच्छा मौका होता है। उनको तो इसमें व्यापार दिखता है, जब दूसरे देश लड़ते हैं तो वो खुद उसमें सामान बनाकर उनको बेचते हैं। तो ये क्या चेन ऑफ इवेंट हुआ है पूरा, कि जो युद्ध हुती जो विद्रोही हैं उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। सबसे पहले क्या हुआ था, यमन में जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने यूएई के तेल के टैंकर्स पर अटैक किया था, दो तेल के टैंकर्स पर, जिसमें दो इंडियन और एक पाकिस्तानी मारा गया था। ये लास्ट वीक की बात है। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देश इस पर एक साथ आए थे और दोनों देशों ने इसकी निंदा करी थी। भारत ने भी काफ़ी ज़्यादा निंदा करी थी और पाकिस्तान ने भी इसकी निंदा करी थी, क्योंकि दो भारतीय नागरिक मारे गए थे, एक पाकिस्तानी नागरिक मारा गया था। होता तो यही है, जब भी अरब के देशों में अटैक होता है तो वहाँ पर काम करने वाले इंडियन वर्कर, पाकिस्तानी वर्कर या बांग्लादेशी वर्कर ही मारे जाते हैं मोस्टली। तो इसीलिए हमने निंदा की थी। और जो ये यमन में हुती विद्रोही हैं, इनको इन पर मतलब एक क्लेम रहता है कि इनको ईरान फंड करता है, इनको रसिया मदद करता है, इनको चाइना मदद करता है। इन तीन देशों का मेनली यहाँ पर इनको सपोर्ट करने का वो रहता है। लेकिन ये इस चेन ऑफ इवेंट के बाद क्या हुआ कि जब ये अटैक हुआ, जब टू इंडियन और एक पाकिस्तानी यूएई में मारा गया, जब इन्होंने ऑयल टैंकर्स पर हमला किया था, ड्रोन से हमला किया था ये हुती विद्रोहियों ने वहाँ पर। लेकिन उसके बाद क्या किया, जो सऊदी अरेबिया लेड के नाम से ग्रुप है उसमें 10 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अंधाधुंध बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी यमन में। युद्ध हुत्ती हुत्ती हैं वे हुत्ती विद्रोहियों पर। लेकिन जो हुत्ती विद्रोहियों पर इन्होंने उसमें ना 80 से लेकर 200 वहाँ के वो मारे गए विद्रोही, और कुछ नागरिक भी मारे गए वहाँ के। तो ये तो एक रफली डाटा है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा गवर्नेंस नहीं है कि एक एक उसकी कैजुअलिटी की गिनती हो सके और एक प्रॉपर नंबर बाहर आ सके। लेकिन ये तो एक अंदाज़ा दिया था यूनाइटेड नेशन ने, और काफ़ी यूनाइटेड नेशन ने इसकी आलोचना की थी कि आप ऐसे अंधाधुंध बॉम्बिंग ना करो, यमन में हुती द्रोहियों पर बॉम्बिंग के नाम पर ऐसे अंधाधुंध बॉम्बिंग नहीं करके आओ। तो ये जो सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप है इसमें 10 कंट्रीज़ हैं। इसमें 10 कंट्रीज़ मोस्टली कौन सी हैं, जो कुवैत है, यूएई है, यूनाइटेड अरब इमरात, इजिप्ट है, जॉर्डन है, मोरक्को है, सूडान है, मलेशिया है, सेनेगल है। ये कंट्रीज़ हैं। और इसके बाहर भी अदर जो स्पोर्ट आता है ना इनको, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, फ्रांस, मतलब ये तीनों जो सुपर पावर्स हैं ये तो तीनों हैं ही इसके स्पोर्ट में, यमन की बॉम्बिंग के स्पोर्ट में। साथ में तुर्की और बेल्जियम, ये कुछ देश ऐसे हैं जो ये भी सपोर्ट करते हैं। तो यमन में बॉम्बिंग के स्पोर्ट में तो काफ़ी देश हो जाते हैं। और जो अपोजिंग का जो वो आता है ना मिलिट्री एक्शन, जो अपोज में होता है, उसमें हुती विद्रोहियों का सपोर्ट ईरान और चाइना और रसिया करता है। चाइना रसिया तो इसलिए करता है क्योंकि परली तरफ यूके, यूएसए और फ्रांस हो जाते हैं। और ईरान इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि जो ये हुत्ती का विद्रोही विद्रोही जो संगठन है इनका, ये एक सिया संगठन है। मुस्लिम समाज भी तो दो में बटा है, सिया और सुन्नी। ये सिया संगठन है। और ईरान में मोस्टली जनसंख्या सिया जनसंख्या है। तो कुछ राष्ट्रों में जो
सिया मुस्लिम जनसंख्या है वो इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि होता क्या है, अपने धर्म के नाम पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे सुन्नी वाले सुन्नी को सपोर्ट करते हैं। जैसे अमेरिका का ये एग्जांपल ले लो। अमेरिका में क्या हुआ था कि अमेरिका के कुछ क्रिश्चियन भी काफ़ी पार्ट्स में बटे हुए हैं। कुछ क्रिश्चियन अलग चर्च को फॉलो करते हैं, कुछ अलग चर्च को फॉलो करते हैं। लेकिन जो अमेरिका के एक प्रांत में जनसंख्या है, जो मुस्लिम वहाँ पे जो क्रिश्चियंस की जनसंख्या है, वो मानते हैं कि जो यहूदी है ना उन्हीं का पार्ट है। तो वो यहूदी को सपोर्ट करते हैं। जो जूज लोग होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। और इजराइल में मोस्टली ही यहूदी हैं। इजराइल की जनसंख्या ही सारी की सारी 90% वहाँ पे यहूदी लोग हैं। तो वो जूस को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए अमेरिका जेरूसलम को सपोर्ट करता है इजराइल के। इसीलिए अमेरिका हमेशा इजराइल की मदद करके वहाँ पे पॉलिटिक्स में अपनी ज़्यादा पकड़ बनाते हैं गवर्नमेंट कोई भी, तो इसलिए हमेशा इजराइल को फेवर में रखते हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स खेली जाती है। और इस पॉलिटिक्स में ईरान सपोर्ट करता है सिया के नाम पर अमन के हूथियों का। और जो यमन में दोनों ही हैं मुस्लिम, यमन में सिया भी हैं और सुन्नी भी हैं वैसे तो मोस्टली। अब मैं आपको बताऊं ना, एक चीज़ बताऊं कि मोस्टली जो मुस्लिम देश है ना, चाहे आप टॉप 15 कंट्रीज उठा लो, किसी एक में भी सिया 100% नहीं है, किसी एक में भी सुन्नी 100% नहीं है। मैं 99% कह सकता हूँ लेकिन 100 नहीं कह सकता। मतलब हर एक देश में 1%, 2%, 10%, 15% जनसंख्या चाहे तो सिया की मिलेगी चाहे सुन्नी की मिलेगी। मतलब एक मेजोरिटी में होंगे, एक माइनॉरिटी में होंगे, ठीक है। लेकिन ये आके फिर यमन और ऐसे ऐसे देशों में लड़ते हैं। एक तो यमन हो गया, एक सीरिया हो गया। यमन, सीरिया और एक और देश है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, है उसमें भी काफ़ी इनकी लड़ाई होती है। तो मैं फिर याद आएगा तो आपको बताऊंगा। यमन, सीरिया ऐसे देशों में आकर क्यों लड़ते हैं फिर ये, क्योंकि इन देशों में क्या चक्कर है। हाँ, इराक इराक में भी सिया सुन्नी का वोर होता है। तो इराक, यमन और सीरिया ऐसे देशों में क्यों लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना जनसंख्या थोड़ी परसेंटेज इक्वल आ जाती है, 60-70 आ जाती है, 65-35 आ जाती है। मतलब यहाँ पे 70 जैसे इराक में है। इराक में क्या है कि इराक में 70% हैं जो वहाँ शिया और 40% है सुन्नी। तो वहाँ थोड़ा जनसंख्या में थोड़ा फर्क है, तो यहाँ पर लड़ाई जल्दी हो जाती है। तो आग वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर आग ज़्यादा फैले, मतलब जहाँ पर बड़ा धमाका हो। तो यही कारण है यहाँ पर इनको सुलगाया जाता है और देशों के साथ, और देशों की राजनीति। और इनके जब गृह युद्ध स्टार्ट होता है तो और देशों के स्पोर्ट से, जब और देशों के स्पोर्ट इसमें उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वली लड़ाई है इनके बीच में, थोड़ा ही गैप होता है इनकी जनसंख्या में। जैसे सीरिया, यमन और इराक, ये 3 देश तो मोस्टली ऐसे हैं जहाँ पर इनके अनुपात में थोड़ा फर्क है, इसीलिए इन देशों में ज़्यादा लड़ाई होती है। तो अब ये हूथी विद्रोही कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें ना यमन में से एक अलग देश बनाना है, ठीक है। और ये इनका जो मामला है ना स्टार्ट हो गया था 2004 से ही। जो हुसैन अल हुत्ती था ना वहाँ पे, वो 2004 में विद्रोह कर रहा था इस चीज़ के लिए। वहाँ पर यमन सरकार ने उस समय इसको मार गिराया था सितंबर 2004 में। उसके बाद से इनका नेतृत्व नीचे आज के टाइम में जो इनका नेतृत्व वो अब्दुल मलिक अल हुत्ती करता है। और उसके बाद से यह संगठन खत्म नहीं हो पाया है, उसके बाद से इसका नेतृत्व चलता रहता है। तो अभी अब्दुल मलिक अल हुत्ती के नाम से इनका नेतृत्व कर रहा है आदमी। जो वो नेता है वो क्या कर रहा है, वो रसिया और चाइना, ईरान की सपोर्ट से इन देशों पर, गल्फ कंट्रीज़ पर अटैक करता है, या जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं उनमें अटैक करता है। और मतलब इसीलिए अटैक करता है क्योंकि ये देश यमन सरकार की, जो यमन सरकार में सुन्नी है, यमन सरकार का जो मोस्टली हिस्सा है, जो ऊपरवाड़ा है, जो इनसे लड़ाई कर रहे हैं वो सुन्नी है। ये दो दो प्रांत वहाँ के कब्जा चुके हैं, अब तीसरे प्रांत में इनकी लड़ाई जारी है। तो इनका वही तालिबान वाला काम है। जैसे तालिबान ने धीरे धीरे नहीं पूरा देश कब्जाया है, ऐसे ये सोच रहे हैं कि हम धीरे धीरे पूरे देश को कब्जा लेंगे। तो इसीलिए क्योंकि सुन्नी देश हैं जो, वे मोस्टली मदद करते हैं वहाँ की सुन्नी सरकार की। जैसे इसमें आप मान लो सुन्नी कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जो है ये सुन्नी कंट्रीज़ है। यूएई सुन्नी कंट्रीज़ है, मतलब मेजोरिटी में सुन्नी है यहाँ पे। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, जो ये लेड ग्रुप बताया था मैंने आपको, कुवैत, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, मलेशिया, सेनेगल, इसमें सभी में मेजोरिटी में सुन्नी है। अब आप ये कहोगे कि भारत के आसपास भी सुन्नी है, हाँ हमारे आसपास भी मेजोरिटी में मुस्लिम सुन्नी है। जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इन सभी में सुन्नी है। तो इरा और जो सिया मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, वो सिया की तो जनसंख्या ही काफ़ी कम है। सिया की जनसंख्या वाकई में काफ़ी कम है। वर्ल्ड में अगर आप दो भागों में बांटोगे सिया और सुन्नी में, सिया कंट्रीज़ की जनसंख्या, वो सिया पॉपुलेशन की जनसंख्या कम है, इसीलिए इनकी जो मेन कंट्रीज़ है वो भी कम है। जैसे ईरान है, इराक है, बहरीन है और अजरबैजान है। ये हैं मेन 4 जो सिया मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इनमें जैसे अजरबैजान में 85% है, ईरान में 90% है, बहरीन में 80% सिया मुस्लिम है। तो इनमें इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा
ज़्यादा मेजोरिटी में है, तो शिया मुस्लिम यही 4 कंट्रीज मेनली माने जाते हैं। और तो मैंने बता ही दिया, रहते तो ये सभी देशों में है, लेकिन लड़ाई यहाँ पे क्यों होती है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे इक्वली जनसंख्या हो जाती है, मतलब लगभग इक्वल हो जाती है। तो अब ये क्या है कि आप फिर भारत में पूछोगे कि भारत में शिया और सुन्नी दोनों हैं। हाँ, भारत में शिया और सुन्नी दोनों हैं, लेकिन हमारे पास भी मेजोरिटी में सुन्नी है और शिया जनसंख्या हमारी काफ़ी कम है। 10% के पास ये इंडिया में जो मुस्लिम शिया हैं, बाकी सभी 90% सुन्नी हैं। और आप ये पूछोगे फिर ये शिया सुन्नी में बटे कैसे, तो जो इनके पैगम्बर मोहम्मद साहब थे ना, उनके निधन के तुरंत बाद, उनके निधन तक कुछ नहीं था, उनके निधन के तुरंत बाद शिया और सुन्नी दो मेन विभाजन हुए थे मुस्लिम के। इसमें क्या था, जो सुन्नी थे वो तो मोहम्मद पैगम जो इनका मोहम्मद साहब है, पैगम्बर मोहम्मद साहब को फॉलो करते थे और कुरान को ज़्यादा मानते थे, ठीक है, जो सुन्नी वाले हैं। लेकिन जो शिया टूटे, ये जो मोहम्मद पैगम्बर साहब थे ना, इनके जो दामाद थे और चचेरे भाई थे हजरत अली, ये उनको फॉलो करते हैं। मुस्लिम में आपको पता है कि एक बस खून के रिश्ते को छोड़कर चाचा बुआ मामा यहाँ इन रिश्तेदारियों में भी इनकी शादी हो जाती है। तो जो इनके खुद चचेरे भाई भी थे और इनके दामाद भी थे, मतलब इनकी बेटी का रिश्ता इनके साथ हुआ था, पैगम्बर मोहम्मद साहब की बेटी का हजरत अली के साथ। जो इनको फॉलो करते हैं ना, ये शिया मुस्लिम्स होते हैं। और इंडिया में तो सुन्नी मुस्लिम भी दो तरीके के बट गए हैं फिर आके, सुन्नी भी इंडिया में देवबंदी और बरेलवी में बट गए हैं। लेकिन फिर भी आप देखो भारत में ये कितनी शांति से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वही है कि एक तो आपकी गवर्नेंस कैसी है देश की, वहाँ पे गवर्नेंस धर्मों के नाम पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, काफ़ी ज़्यादा खेली तो इंडिया में भी जाती है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेली जाती है। इसीलिए जो आग में घी का काम करती है, इसीलिए वहाँ पे लड़ाई ज़्यादा होती है। तो इंडिया में तो जो सुन्नी भी दो में बटे ना, देवबंदी और बरेलवी। जो ये देवबंदी होते हैं ये क्या करते हैं, ये मस्जिद पे जाते हैं, मज़ार और जो मज़ार पे चादर वगैरह चढ़ाते हैं, ये वो काम नहीं करते। लेकिन जो ये बरेलवी वाले हैं सुन्नी, जो इंडिया में बरेलवी में बैठा, वो क्या करते हैं, वो मस्जिद में भी जाते हैं, मज़ार में भी जाते हैं और चादर वगैरह चढ़ाने की प्रथा को भी मानते हैं। तो इंडिया में तो वैसे ही काफ़ी हमारी जो संस्कृति रही है वो काफ़ी ही एक विचित्र रही है, मतलब वो एक गौरवशाली संस्कृति हमारी। तो हमारे तो इतनी वैरायटीज़ हैं कि सारे देश में नहीं रहती होंगी, मतलब सारी दुनिया में नहीं रहती होंगी। तो इंडिया फिर भी बहुत ज़्यादा शांत देश है। तो इन देश में क्या है कि इनका तो हमेशा से ये चलता रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ का। आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ने तो 1991 में जो गल्फ़ वॉर हुआ था, अभी मुझे याद है, वो गल्फ़ वॉर था जो ईरान के खिलाफ हुआ था। वो ईरान क्या था वहाँ पे, ईरान वही कार्ड था, ये ईरान यहाँ पे था शिया राष्ट्र। और परली तरफ आगे कुवैत और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ये थे सुन्नी। इनने अटैक किया था और इनके साथ में जो जो सुपर पावर्स हैं वे तीन, वे तो मैंने आपको बता ही दिया। ये तो उस युद्ध में गल्फ वॉर में भी इनके साथ चिपकी हुई थी, यूएसए यूके फ्रांस। तो इनको करना क्या होता है, इनका मेन मकसद तो मैंने बता दिया, इनको तो हथियार बेचने होते हैं जाके, ठीक है। इनको मज़ा आता है और दुनिया को लड़ाने में, तो इनको ये तीन थे। तो ये छह देशों ने ईरान के साथ युद्ध किया था 1991 में, उसको गल्फ वॉर कहते हैं। तो ये तो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और अभी इसका कोई रुकने की उम्मीद भी नहीं है, ये चलता ही जाएगा। और जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी या कुछ भी ऐसा लगा मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपको दोबारा बनाकर बताऊंगा। अभी तो यही है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो बैलिस्टिक मिसाइल पड़ी है उसमें कम ही हानि हुई होगी। बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना।